रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो पिछली वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं। हर एक कंपनी की तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी बुक्स खोल के कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकें? और आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगा। एक तो आप scstrade.com की वेबसाइट की मदद से किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनियां देख सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा किसी कंपनी के हिसाब से, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही अच्छा है और कंपनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी या एक तरह से थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो सकती है, जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। पिछली वीडियो में तो आपने बहुत ही अच्छे से रिटर्न ऑन इक्विटी को समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझा। उससे पिछली वीडियो में भी आपने पी रेशो, बुक वैल्यू रेशोज को भी समझा। लेकिन ये जितने भी रेशोज हैं, इनको कैलकुलेट करने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खाली रेशोज देखकर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, इतनी इन डिटेल वीडियो पी रेशो के ऊपर, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के ऊपर, या फिर मैंने अभी रिसेंटली डेट टू इक्विटी रेशो और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो के ऊपर बनाई थी। उसका मकसद ये था कि आपको पी रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का पीछे की साइंस पता हो कि ये रेशो कैसे निकलता है। यानी अगर मैं आपको अभी खाली ये बता देता कि पी रेशो अगर कम है तो कंपनी अच्छी है, या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो अगर कम है तो कंपनी अच्छी है, और डेट टू इक्विटी रेशो भी अगर कम है तो कंपनी अच्छी है, तो अभी के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती। लेकिन आगे चल के आप ये भूल जाते कि भाई ये कंपनी का पी रेशो अगर ज़्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है। और बुक वैल्यू के हिसाब से भी यही चीज़ें जो है वो इन्वेस्टर, जो नए नए हमारे इन्वेस्टर आए हैं, उनके साथ ये मसला होता है। तो जब आपको पीछे की साइंस पता होती है कि पी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको किसी की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से जाके बैलेंस शीट खोल के उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और कभी भी आपके सामने पी रेशो की फिगर आ जाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी की फिगर आ जाती है, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाएंगे और इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये जितने भी रेशोज हैं आप हमारी वेबसाइट scstrade.com पे देख सकते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशो को आप कैसे देख सकते हैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का जो है वो स्टॉक सिंबल डालें। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल हप्को का ले लेते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ही चर्चे में चल रही है, पीएसओ के साथ इसका जो एग्रीमेंट हुआ है। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। जितनी भी यहाँ पर रेशोज़ होते हैं, अर्निंग, बुक वैल्यू, पी रेशो, ईपीएस, कंपनी की फाइनेंशियल्स, इक्विटी, डिविडेंड, सेल्स, सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे बनी बनाई मिल जाती हैं। लेकिन बनी बनाई का मकसद ये नहीं होता, आपको खाली अगर ये खाली रेशोज़ के ऊपर रिलाय करेंगे तो बहुत ही कम समय के अंदर अंदर आपको जो चीज़ें हैं वो भूलने लग जाएंगी। तो इसी वजह से आपको इनके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए, तभी मैं इतनी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, और वो इंशाल्लाह आपको सारी उम्र के लिए याद रहेगी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे जज़ब हो जाएँगे कि आपको फाइनेंशियल्स देखने की फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली रेशोज़ देखकर चीज़ों को समझ जाएँगे। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएँगे, तो यहाँ पर इक्विटी रेशोज़ के टैब के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मिल जाएगी। ये अप टू 4th क्वार्टर 2024 के रिज़ल्ट हैं, और 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी रही थी इस कंपनी की। यानी कि हफ्को के अंदर अगर कंपनी का 1 लाख रुपए लगा हुआ था, तो कंपनी ने साल 2024 में उसके ऊपर 33,000 का प्रॉफिट कमाया है या रिटर्न कमाया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, 1 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देखनी होती, कम से कम आप पिछले 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी होती है। क्योंकि कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कंपनी ने 1 साल में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया, आपने देखा कि भाई इतना इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। लेकिन पिछले 5 साल का डेटा, और बड़ी लेवल पे तो लोग 10 साल का डेटा भी निकाल के देखते हैं। लेकिन आप कम से कम पिछले 5 साल का डेटा ज़रूर देखें कि यहाँ पर तो 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन पिछले सालों में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं है 1 साल अच्छी, दूसरे साल जो है वो
माइनस में आ रही है, फिर 1 साल अच्छी, दूसरे साल माइनस में आ रही है, तो वो इतनी कंपनी अच्छी तस्वर नहीं की जाती। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली अच्छी हो, बढ़ती रहे, यही चीज़ें जो हैं वो अच्छी तस्वर की जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के यहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ है, यहाँ पर आपको एक अच्छी-सी पिक्चर नज़र आ जाएगी इसकी। साल 2024 में 33% का रिटर्न था, साल 2023 में 36% का रिटर्न था, साल 2022 में थोड़ा-सा कम था, 22% का रिटर्न था और 21 में 30% का था और 20 में जो था वो 32% का था। तो ये हमें बता रहा है पिछले साल के अगर हम 5 साल का डेटा देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज जो हपको की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30 के आसपास है। यानी 1 लाख अगर आप लगा रहे हैं तो 30,000 जो है वो उसके ऊपर ये रिटर्न लेके आ रही है अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन साल 2022 के अंदर इसका रिटर्न बहुत कम था। अब ये जो कम होता है ना, ये भी आपको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि कम है तो चलो ख़ैर 1 साल में कम हो गया तो भाई क्या हो गया? नहीं भाई, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और 2025 में भी यही रिज़ल्ट आ गए, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपके ना कंपनी का इतना पे आउट तो इतना अच्छा होगा नहीं। सबसे ज़्यादा कंपनी खुद रिटेन करके बैठ जाएगी। तो इसके ये देखना होता है कि जो बड़ी लेवल पे काम होता है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि साल 2022 के अंदर अगर कंपनी ने रिटर्न कम दिया है तो उसके पीछे क्या वजह थी? क्या कंपनी के ऊपर कोई सुपर टैक्स लगा था? क्या कंपनी के जो मामलात थे, क्योंकि आईपीपीएस के अंडर में आती है, वो गवर्नमेंट के साथ सही थे या नहीं थे? इकोनॉमिक फैक्टर कैसे थे? अ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे थे? इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है, टैक्स देखा जाता है, इंटरेस्ट रेट देखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जो है वो अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि भाई साल 2022 में अगर कंपनी ने अंडर परफ़ॉर्म किया या कम परफ़ॉर्म किया, तो वो कंपनी की अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से कम परफ़ॉर्म किया या एक एक्सटर्नल फैक्टर था कि भाई चलो ख़ैर है, कारोबार है, कभी नुकसान भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको क्रॉस चेक करने का भी तरीका मैं आपको बता दूँ, कंपनी की साल 2022 की आप कॉर्पोरेट ब्रीफिंग ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या होता है कि आपको जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट है वो आपको बताती है, वो आंसरेबल होती है कि भाई अगर हमने इस साल इतना परफॉर्म नहीं किया तो उसके पीछे क्या वजह है। अगर वो वजह आपको रीज़नेबल लग रही है तो इट्स गुड, कोई मसला नहीं है, 1 साल के अंदर बुरा आ गया, भले ही 10% आता लेकिन ठीक है अगर रीज़नेबल है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ रीज़नेबल नहीं है, कंपनी जो है वो अपनी मिसमैनेजमेंट जो है वो हमसे छुपा रही है और आप इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स को भी देखें कि भाई उन्होंने साल 2022 में कैसा परफॉर्म किया। ऐसा ना हो कि पावर सेक्टर के अंदर खाली हब पावर कंपनी ने ही जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और बाकी के सेक्टर के कंपनियों ने तो अच्छा परफॉर्म किया। फिर ये कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो निशानदेही करता है कि भाई वो इतनी एफिशिएंटली उन्होंने इस साल इसमें काम नहीं किया। अच्छा, इसके नीचे जो है वो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं, जो कंपनी का 28% दिखा रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? अब आपके हिसाब से ये होगा कि आफ़ाक भाई हम क्या यानी कि 33% को हम रिकॉग्नाइज़ करें या जो एक्सपेक्टेड है उसको करें? देखो, ऊपर वाला जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो तो माज़ी का है, यानी साल 2024 तक जो हो चुका है वो है। लेकिन हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें। वैसे तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट आप उसके नियर ऑफ पहुंच सकते हैं कंपनी के पिछले सालों की हिस्ट्री देखकर, उसका डेटा देखकर, सारी चीज़ें देखकर आप एक रफली फिगर जो है वो बना लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी ये हमारे हिसाब से 2025 में कंपनी की कितनी बन सकती है वो है, और हमारे हिसाब से, हमारे डेटा के हिसाब से 28% बन सकती है। अगेन ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ये जस्ट एक अंदाज़ा है। मैं थोड़ा इसका आपको ना वो इसके पीछे की साइंस भी बता देता हूँ, आपको बहुत जो है वो काम आएगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, कंपनी की ईपीए जो साल 2024 की थी, यहाँ पर आप देखें कि ₹53 का कंपनी ने एपीएस निकाली थी और साल 24,000 के अगर हम क्वार्टर्स की ईपीएस में जाके देखें यहाँ पर ग्राफ में, तो ये हर एक क्वार्टर की आ रही है। पहले क्वार्टर में ₹13, दूसरे क्वार्टर में ₹11, तीसरे क्वार्टर में ₹13, चौथे क्वार्टर में ₹15 और साल 2025 के पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आ चुका है जो कि 14.74 पैसे हैं और बाकी के 3 क्वार्टर का नहीं आया। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुई? इसमें क्या करते हैं, बहुत से जितने भी एनालिस्ट होते हैं बेसिक लेवल पे काम यही होता है कि पहले क्वार्टर का डेटा आ चुका है वो लिख लो, बाकी के जितने भी क्वार्टर का है वो एज़ इट जो है वो एज़ इट आप पहले पिछले वाले क्वार्टर का यहाँ पर उठा के रख दें, एज़ इट। यानी दूसरे क्वार्टर में अगर वो यहाँ पर ₹11 हैं, वो लिख दें,
तीसरे क्वार्टर में 13 रुपए हैं वो लिख दें, चौथे क्वार्टर में 15 रुपए वो लिख लें। तो इस हिसाब से जो आपको एक रफली पता चल जाएगा कि भाई एक्सपेक्टेड क्या है। लेकिन ये भी फाइनल नहीं होता, जैसे ही कंपनी का दूसरे क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, तो वो यहाँ पर फिगर जो है एडजस्ट हो जाएगी और बाकी के 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ होती है, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है। ऑब्वियसली कारोबार है, उतार-चढ़ाव तो होता रहता है, ये भी कब ऐसा नहीं है कि 2024 अच्छा गया, तो वो एज़ एट 2025 में भी परफ़ॉर्म करे। इसको एनालाइज़ करने के लिए थोड़ा हम डीपली जाते हैं, जितने भी फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि भाई पिछले साल का इंटरेस्ट रेट क्या था, वो इसमें हम एडजस्ट करते हैं। पिछले साल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या थी, वो इसमें एडजस्ट करते हैं। और हबको क्योंकि ये पावर सेक्टर के अंदर आता है, इसका रिसीवेबल का हमेशा से मसला रहता है। इस साल गवर्नमेंट उनको कुछ अगर पेमेंट दे रही हैं, तो वो भी हम इसकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में एडजस्ट करके लिखेंगे। और इंटरेस्ट रेट का लिखेंगे, फिस्कल पॉलिसी का लिखेंगे, गवर्नमेंट के साथ मुआहदे हो सकती हैं, इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों का जो है इम्पैक्ट इसके अंदर लिख के एडजस्ट करके हम साल 2025 का जो है वो एक फिगर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस साल जो है कंपनी जो है वो कितना परफ़ॉर्म कर सकती हैं। तो बड़ी लेवल पे ये काम होता है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो है वो इतना आसान करके वो भी चीज़ें बताऊँगा। इसमें जो है वो इस साल का इंटरेस्ट रेट हम कैसे एडजस्ट करते हैं, आईपीपीज़ को अगर पेमेंट्स मिलने वाली है तो वो कैसे यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट शो होगा। लेकिन ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह वो मैं चीज़ें सारी समझाऊँगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लिए, मेरी गारंटी है चाहे फाइनेंस आपको कितनी भी अजीब क्यों ना लगती हो, मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग करके और इतना ईज़ी करके और इतने कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है मेरा काम ही यही होता है कि मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। खाली मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं होता कि कोई मैं यहाँ पे यूट्यूब की लाइब्रेरी को भरने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ़ में वैल्यू ऐड हो। पिछले वीडियोज़ पे भी आपने इतना अच्छा-सा फीडबैक दिया था। आपकी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी लाइफ़ में जो है वो आपकी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यू ऐड हो रही है, तो मैं भी उस लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो इसके बाद आपको जो है वो थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी में तो 2 चीज़ें होती है। एक तो कंपनी की ईपीएस रखी जाती है या नेट इनकम रखी जाती है और दूसरा कंपनी की इक्विटी या छोटे लेवल पे बात करें तो बुक वैल्यू रखी जाती है। तो कंपनी की बुक वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट की जाती है? रिटर्न ऑन इक्विटी का तो मैंने ईपीएस आपको बता दिया कि ऐसे प्रेडिक्ट होगी। तो बुक वैल्यू जो उसका डिनोमिनेटर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं चीज़ को, उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक अंदाज़े के मुताबिक। और वो रफ़ली जो है वो नियर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू साल 2024 की देखूँ तो यहाँ ग्राफ पर आप देख रहे हैं ₹161 की आ रही है और साल 2025 में आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पर ₹169 की आ रही है और ये बढ़ी कैसे? तो इसको भी एक तरीका होता है बुक वैल्यू को हम फ़ोरकास्ट करने का, वो ये देखना होता है कि कंपनी अपने पास जो पैसे हैं वो कितने परसेंट रख रही है। देखो अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए हैं तो लाज़मी है या तो कंपनी अपने पास रखेगी यानी कारोबार में इन्वेस्ट करेगी या तो आपको देगी। अगर आपको दे रही है तो वो डिविडेंड की मद में दे सकती है या पे आउट रेशो में उसका जो सारी डिटेल है वो आ रही होती है। लेकिन कंपनी जो अपने पास रिटेन करके रखती है वो रिटेंशन रेशो होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का रिटेंशन रेशो जो है वो 62% है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए कमाए थे तो 62,000 जो है वो कंपनी ने अपने पास रख लिए और उसके बाद कंपनी ने आपको 37% का पे आउट रेशो के हिसाब से रिटर्न दिया था जो कि साल 2024 का बनता है। तो यही मतलब हुआ कि भाई 1 लाख रुपए कमाए, 37,000 आपको दिए, बाकी के 66,000 अपने पास रख लिए, सिंपल। तो ये जो 66,000 हैं, ये अगर कंपनी अपने पास रखती हैं 62,000 तो ये कहाँ पे जाते हैं? ये जो है वो आपकी बुक वैल्यू में आके ऐड होंगे साल 2025 में। तो इस हिसाब से भी जो है आप बुक वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें भी भाई एक कैच होता है, ये तो छोटी लेवल की बातें हैं, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाते हैं, एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, तब आप कैसे बुक वैल्यू उसकी एक्सपेक्ट करेंगे। तो उसमें भी बहुत से फैक्टर देखे जाते हैं कि जैसे अभी हप्को का
नया-नया जो है ये सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बीवाईडी के साथ इनका जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। पीएसओ के साथ अभी जो है वो ईवी चार्जेस के हवाले से इनका एग्रीमेंट हुआ था कि जितने भी पीएसओ की पंप स्टेशंस है वहाँ पे हबको की ईवी चार्जेस लगाए जाएँ। तो बिल्कुल ये एक नए बिज़नेस में एंटर होने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे ये कैपिटल इंटेंसिव है। ये सारी जो बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो भी आप जो है एक अंदाज़े के मुताबिक उसको इफ़ेक्ट को लगा सकते हैं 2025 के रिज़ल्ट्स को एक्सपेक्ट करते-करते। अच्छा, एक और चीज़ का ख़्याल रखें, जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका कोई भी आपको रेशो देखना हो, पी रेशो देखना हो, बुक वैल्यू रेशो देखना हो, तो आप सिंपली हमारे फंडामेंटल एनालिसिस वाले टैब में आके स्टॉक सर्च के ऊपर जाएँ। यहाँ पर आपको जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनके जो रेशोज़ हैं, वो सारी की सारी जो एक लिस्ट है, वो मिल जाती है। आपको खुद से बुक्स निकाल के एक्सेल शीट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसे यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर लिखा, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मुझे वो कंपनियाँ बताओ। 3 ऑप्शन है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भाई वो कंपनियाँ बता दो जिनकी लेट्स सपोज़ के 10% के ऊपर की रिटर्न ऑन इक्विटी है, या 20% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है, और 50% से कम है रिटर्न ऑन इक्विटी है, या लेस देन और इक्वल टू। जैसे मैंने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ डाल दी। मैं देख लेता हूँ कि भाई 10% से जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका मुझे डेटा बता दो। तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका डेटा आपको बता देगी कि भाई इसमें माइनस वाली फ़िगर भी आ जाती है, जो कंपनी नुकसान करती है, नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं आप उनको फ़िल्टर आउट करके अलाइन करके देख सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो जैसे यहाँ पर हेरा टेक्सटाइल मिल्स हैं, बिलाल फैब्रिक्स हैं, ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट सेक्टर में जा चुकी हैं। गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है हमारा, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखें आप। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट में भी इतनी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, 500 से ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टेड हैं, आप हर एक कंपनी का तो जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देख सकते ना, ना ही उनको बुक्स खोल के कैलकुलेट करके आप खुद से अगर ये करना चाहेंगे, आपको पूरा दिन लग जाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक स्मार्ट वर्क का तरीका बताता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे जैसे ही आएँगे, तो यहाँ पर आप मार्केट स्टैटिक्स वाले सेक्शन में आके मार्केट वैल्यूएशन वाले टैब में जाएँ। यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से जो 40 कंपनियाँ हैं, उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी। यानी 500 कंपनियों में से अभी आपको खाली 40 कंपनियों को देखना है, और 40 कंपनियों में भी कि जो है वो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि इनमें भी आपको खाली 3 से 4 कंपनियाँ ही ढूँढनी है। तो ऐसे ही भाई स्टॉक को पिक करना होता है, ऐसे ही आप मल्टी बैगर स्टॉक को ढूँढते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है, सबके ऊपर मैं बात करूँगा, जितना भी यहाँ पर आप डेटा देख रहे हैं, ये सारी की सारी आप मार्केट वैल्यूएशन जब हम करते हैं, तो ये सारा का सारा डेटा जो है आपको मिल रहा होता है, टॉप 40 मार्केट कैपिटलाइज़ेशन स्टॉक्स। इसमें आप जाके देखेंगे कि भाई सबसे बड़ी कंपनियाँ कौन-सी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर ₹100 है, ₹200 है, और दूसरी कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस अगर 26,000 का चल रहा है, तो कौन-सी कंपनी बड़ी हो गई? आप तो के बहुत से लोग कह रहे होंगे कि जो नए-नए आए हैं कि भाई 26,000 का स्टॉक महँगा है, वो कंपनी महँगी होगी। लेकिन कंपनी बड़ी कौन-सी है? तो भाई याद रखो, स्टॉक प्राइस का लेना-देना कोई भी नहीं होता कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि भाई सबसे बड़ी कंपनी, जो लार्जेस्ट कंपनी है, जो हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो कौन-सी है और उसका स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है? और जैसे ही हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप 40 हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक्स। तो आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, ये आपको वो लिस्ट मिलेगी जो टॉप 40 हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी वाले टैब को थोड़ा अलाइन कर लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा हो आपके पास। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है भाई नेस्ले कंपनी ने दिया है, 155% का रिटर्न दिया है। ऐसे नहीं समझ आया होगा आपको, मैं उसको थोड़ा और आसान करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि कंपनी के पास पूरे साल में 1000 करोड़ थे, और साल 2024 में कंपनी उसके ऊपर 1550 करोड़ की अर्निंग लेके आई है। ये बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है, यानी पिछले साल कंपनी के पास खाली 1000 करोड़ थे, और इस साल जो है कंपनी के पास 25 करोड़ हो गए, और ये कंपनी लगातार ऐसे ही परफ़ॉर्म करती रही है। तो उसके अलावा आप नीचे भी बहुत सी ये 40 कंपनियां हैं, साज़गार है, एमटीएल हैं, और इसमें भी एक सबसे अच्छा सा कैच है
क्या लाज़मी नहीं है कि कंपनी का जिसका सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी हो, वो कंपनी अच्छी हो। बाकी के फैक्टर आपको लाज़मी देखने हैं, तभी अच्छे से वैल्यूएशन होती है। खाली रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक आप मिसलीड हो जाएँगे। आपको पता नहीं लगेगा कि भाई आप जो है वो आपने तो देखा कि इसका इतना रिटर्न है, आपने उसमें अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन कंपनी तो अच्छी थी, लेकिन क्या वो कंपनी आपके लिए भी अच्छी है? ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। कंपनी का कारोबार तो अच्छा है, लेकिन क्या कंपनी महँगी थी? आपने क्या इतनी महँगी जाके खरीदी अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आपका रिटर्न जो है वो कोई 1 लाख के ऊपर पूरे साल में 2-4 हज़ार ही बन रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उससे अच्छा होता है कि आप एफडी में लगवा लें, बाकी चीज़ें कर लें। तो उस चीज़ से भी मोहतात रहें और वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ थोड़ा उसको एनालाइज़ करके। नेस्ले का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अभी 7,250 का चल रहा है और कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 155% की है। अब लाज़मी नहीं है कि ये जो रिटर्न है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आया हो। ये रिटर्न तो होता है बुक वैल्यू के हिसाब से, पिछली वीडियो आपको अच्छे से याद होगी। यानी 144% का रिटर्न जो है वो कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर ₹374 के हिसाब से आया है, या एक इक्विटी के हिसाब से होता है। छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको करके समझाता हूँ कि इसके हिसाब से जो है वो रिटर्न आया है। अब मैं आपको बहुत ही मज़े की बात समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक प्राइस 7,300 का चल रहा है, बहुत कम वॉल्यूम होता है इस स्टॉक के अंदर। जैसे कंपनी का जो रिटर्न है वो आपको ईपीएस देखनी होगी कंपनी की पिछले साल की कितनी थी। तो कंपनी की जो ईपीएस साल 2024 की आ रही है वो ₹326 आ रही है। तो ₹326 ये पूरे साल की ईपीएस है, इसको आप 7,300 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करें इसको 100 के साथ, तो भाई ये रिटर्न बन रहा है आपका। यानी कंपनी के अंदर आप 1 लाख रुपए अगर आज की डेट में डालते हैं, पिछले साल भी आई थिंक इतनी इसकी स्टॉक प्राइस थी। अगर आज आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख के ऊपर खाली 4,000 साढ़े 4,000 आपको पूरे साल में रिटर्न मिलते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर फिक्स्ड डिपॉज़िट में जाते तो शायद 18% उसका रिटर्न आ रहा था, 18,000 आपको साल के मिलते। तो भाई कंपनी तो बहुत अच्छी है, आप कंपनी को तो देखें, कंपनी भाई 1000 करोड़ लगाओ, 1500 करोड़ रुपए बाहर आ गए। और ये ऐसा नहीं है कि ये खाली इस साल का चल रहा है। अगर आप इसके पिछले 5 साल की डेटा आप यहाँ पे ईयरली रेशोज़ में आएँगे तो पिछले 5 सालों के आपको रेशोज़ और डेटा मिलेंगे। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल भी आप देखें तो 7,000 के करीब ही था 2019 में। और हमारे काम की चीज़ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर देखें आप। तो यहाँ पर जो है इक्विटी रेशोज़ के अंदर 2019 में 225%, 2020 में 212%, 21 में 236%, 22 में 260%, 2023 में 155%। कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है भाई। और ऑब्वियसली इतना रिटर्न जो है इनकी जो नेस्ले का मिनरल वाटर है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा खासा इनको मिलता है, तो उसका रिटर्न इनके अंदर आता है। लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर आज आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो खाली 4% 5% इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। आपको लग रहा होगा कि चलो यार कंपनी का बिज़नेस तो इतना है, वो तो इतना रिटर्न दे रही है, लेकिन हमारे पैसे बढ़ेंगे भी तो सही, हमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो मिलेगा, कैपिटल गेन भी तो मिलेगा। तो वो भी कोई ख़ास नहीं है। 2023 से लेके 22 में देखिए 5,700 उल्टा कम हुआ है और 2019 में 7,000 है। यानी इतने भी जो है इसका स्टॉक प्राइस जो है वो घूम रहा है। तो ये कंपनी अभी तो आपको एक तरह से महँगी मिल रही है और डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा तो है, लेकिन 7,000 के हिसाब से कोई कोई भी जस्टिफ़िकेशन नहीं है इसकी। तो लेकिन जो इस कंपनी में पहले से ही इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने इस कंपनी को बहुत ही अंडर वैल्यू होके खरीदा था। लेट्स सपोज़ करते हैं कि ₹500 पे किसी ने खरीद लिया, ₹500 के ऊपर कंपनी जो है वो 300 अ जो है वो ₹364 की अर्निंग करी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, कंपनी अच्छी है नो डाउट सबसे अच्छी कंपनी है, लेकिन आपके लिए एज़ एन इन्वेस्टर जो है वो कंपनी बहुत ही महँगी है। तो आप इसमें तब इन्वेस्टमेंट करें या तो इसकी बुक वैल्यू बहुत ही अच्छी हो जाए तब तक वेट करें, या फिर जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है थोड़ा नीचे आ जाए, जो मुझे नहीं लगता कि इसका होगा। तो आपको जो है वो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर देखना होता है, तभी आप एक अच्छा-सा डिसीज़न ले पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही काम आएगी। आप नए-नए इन्वेस्टर हो, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई इस तरह से गाइड करने वाला है नहीं।
तो आपको तो लग रहा होगा कि यार ये जो कंपनी है वो अच्छी है, ब्लू चिप है तो ले लो उसको। और बाकी भी जो कंपनियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, पेनी स्टॉक है, लेकिन वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, वहाँ पे भी प्रॉफिट कमाते हैं। तो चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी बताता हूँ, 40 कंपनियों में हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन लाज़मी नहीं है कि सारी की सारी कंपनियाँ अच्छी हैं। कुछ कंपनियाँ अच्छी हैं, छोटी-सी मिसाल मैं आपको ये देके समझा देता हूँ कि कंपनी का जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कि अगर 30% तक दे रही है तो बहुत अच्छी है। 25% से 20% तक दे रही है तो इट्स एवरेज। अगर हम उस वक़्त का इंटरेस्ट रेट भी देखेंगे कि एफडी पे कितना मिल रहा है। लेकिन अगर कोई 10% का दे रही है, 5% का दे रही है, वो लगातार नुकसान करती जा रही है, तो भाई ये कुछ भी नहीं हुआ, उससे थोड़ा आप दूर रहें। तो इस तरह की मैं आपको एक दूसरी कंपनी बता देता हूँ, ये कंपनी है रिटर्न ऑन इक्विटी की लिस्ट में ये छठे नंबर पर आती है। एमएफएफएल नाम है इसका, बहुत से लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। वो भी इस वजह से कि कुछ ख़ास नहीं है इस कंपनी के अंदर। तो लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा है। और लेकिन एक सेकंड, आप यहाँ पर आएँगे ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपने इसकी देखी कि भाई इतनी अच्छी थी, लेकिन कंपनी लगातार जो है वो पिछले 5-7 सालों में जो है वो नुकसान के ऊपर नुकसान करती जा रही थी। और स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छा था, तो लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कंपनी अच्छी होगी। और लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से अभी मार्केट जो चली है तो उसने रिटर्न अच्छा दिया है। और यहाँ पर देखें तो 2024 में कंपनी की जो ईपीएस है वो अच्छी आ गई है। तो यहाँ पर भी एक केच ये होता है कि कंपनी का अगर लगातार पिछले सालों में बुक वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि लॉसेस करती हैं और इस साल सडनली थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िट दिखाती है तो आर्टिफ़िशियली उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई दिखता है। उसकी वजह ये है कि भाई इक्विटी कम हो चुकी होती है ना, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आर्टिफ़िशियली बढ़ जाता है। तो अगर ये कंपनी थोड़ा-सा भी पिछले सालों में प्रॉफ़िट करती जाती, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल का इतना कभी ना आता। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखें। मेरा काम यही होता है कि आपको चीज़ों को जो है वो बारीकी से समझाना ताकि आप एक अच्छे से फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकें और आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना हो। ना ही आपको जो है वो इस तरह की कोई अ, बाय कॉल की ज़रूरत हो, सेल कॉल की ज़रूरत हो। आप खुद से आके जो है वो आधे घंटे के अंदर-अंदर एक अच्छा-सा एनालिसिस करके जो है आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप दूसरी कंपनी का भी मिसाल देखते हैं, अभी क्लोवर पाकिस्तान का भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी टाइम से जो है वो हमारे स्क्रीनर पे आ रहा है। तो उस कंपनी का भी वही सूरत-ए-हाल है, कंपनी नुकसान कर रही है पिछले 4-5 सालों के अंदर। देखें तो यहाँ पर जो है वो नुकसान कर रही हैं। आप इसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीज़न्स है, वो भी जब आप क्लोवर के ऊपर थोड़े रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वही पिछली कंपनी की तरह कंपनी लॉसेस करती जा रही है, इस साल तो अच्छी ईपीएस आ गई, लेकिन इक्विटी कम हो चुकी थी तो रिटर्न ऑन इक्विटी आर्टिफिशियली हाई दिखी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको पिछली वीडियो की तरह आपको एक असाइनमेंट देके जाता हूँ कि भाई ये 40 कंपनियाँ हैं जिनका हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है। बहुत सी कंपनियाँ मिसलीडिंग थी, मैंने आपको बताया, बहुत सी कंपनियाँ बहुत अच्छी थी लेकिन आपके लिए इतने अच्छे उसके रिटर्न्स नहीं थे। लेकिन इन 40 कंपनियों में से 2 से 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो भाई यहाँ से आप ढूँढ सकते हैं। अब आप मुझे वो 3 कंपनियाँ यहाँ से ढूँढ के कमेंट सेक्शन में बताएँगे। और कोई मसला नहीं है, अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बता दी कि भाई आपके हिसाब से अच्छी है, किसी दूसरे के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो कौन आपको मना कर रहा है? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मैं भी देखूँगा कि हो सकता है कि आपका एनालिसिस अच्छा हो, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी बता दें, भले ही क्लोवर का बता दें, भले ही नेस्ले का बता दें, किसी भी कंपनी का बता दें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में क्योंकि हम फ़िल्टर आउट करते हैं चीज़ों को अ, कि 500 कंपनियाँ हैं, उसको फ़िल्टर कर लिया 40 कंपनियों में, अब 40 में भी हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे, उसको भी फ़िल्टर करना होता है 2 से 3 स्टॉक में, भाई वही हमारे काम की है। तो वो कंपनियाँ आपको इस लिस्ट में से ढूँढनी है और वो आप कैसे ढूँढेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी वाले फैक्टर को भी ज़हन में रखें। और इसके अलावा जो पिछली मेरी 2 से 3 वीडियोज़ थी, पी रेशियो के ऊपर मैंने बात की थी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के ऊपर मैंने बात की थी और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ 7 चेक पॉइंट्स बनाई थी। उसको ज़हन में रखकर अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक आज मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो ढूँढ सकते हैं। और मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे ये लगता है कि इनमें से एक कंपनी जो है वो साज़गार की तरह बन सकती है। इस तरह से 2-3 कंपनियाँ आप मुझे ज़रूर बताएँ। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसे ही शुरुआत होती है, ऐसे ही आप चीज़ों को समझेंगे।
और कोई भी मसला नहीं है, आप गलतियाँ करें, कोई मसला नहीं है, गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। पिछली वीडियो पे आपने इतना प्यार दिया, आपके सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, आपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट किया, मैंने 4 एग्ज़ाम्पल्स दी थी, चारों की चारों एग्ज़ाम्पल्स आपने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ अपना नंबर भी शेयर किया था, मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ 030000988742। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको मज़ीद फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कोई सवालात हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो वो भी मैं जो है वो आपके साथ टाइम निकाल के जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.